हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 40, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन होगा। अलोंग विद दैट आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको ये पूरा बैच फ्री में अवेल करना है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके नोट्स, साथ ही में पीडीएफ, अनलिमिटेड टेस्ट और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। जैसे आप इस एप्लीकेशन पर आओगे तो आपको यहाँ पर जीके जिस के पेड वीडियोस में ये सभी जो वीडियोस हैं, इनकी पीडीएफ, नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया युग्म पादपों और जंतुओं दोनों में होती है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस दे रखी हैं लाइफ की। तो आप लोगों से पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अकर्स बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो आप यहाँ पर देखोगे, आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की और रिप्रोडक्शन की, यानी कि वृद्धि और प्रजनन, ये दोनों में होती है। ये पादपों यानी कि प्लांट्स में भी होती है, और ये एनिमल्स यानी कि जंतुओं में भी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप अदर ऑप्शन को देखोगे, जैसे रिप्रोडक्शन, ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। लेकिन अगर आप देखोगे फूड मेकिंग को, तो ये सिर्फ जो है प्लांट ही कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पूरी प्रोसेस होती है सन की हेल्प से। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन एनिमल भी फूड बनाते हैं, लेकिन वो डिपेंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर। ठीक है, यहाँ पे बात करें जर्मिनेशन की, तो अगेन ये भी, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकुरन, तो इसमें भी क्या होता है, एनिमल्स इसको नहीं करते हैं, सिर्फ इसको कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। और यहाँ पर भी फूड मेकिंग सिर्फ प्लांट करेंगे, नॉट एनिमल। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृद्धि और प्रजनन, जो कि यहाँ पे पादप यानी कि प्लांट, जंतु यानी कि एनिमल्स, दोनों में ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक यानी कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि यहाँ पे पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जल से आपको रिलेट करना है जाइलम को। ठीक है, तो जल जाइलम साउंड्स कर रहा है सेम, तो वैसे ही आपको जल और जाइलम ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब जाइलम के साथ साथ एक और यहाँ पे नाम आता है एक टिश्यू का, जिसका नाम हम कहते हैं फ्लोएम के नाम से। तो जाइलम फाइलम दो होते हैं, जिसमें जाइलम करता है यहाँ पे जल को, और फाइलम यहाँ पे करता है फूड वगैरह जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको। तो दोनों में यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है। एक यहाँ पे जाइलम किस चीज के लिए, जल के लिए, और फाइलम है किस चीज के लिए, यहाँ पे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड है, उस सब के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मेंशन भी है, दिस इज फाइलम एंड दिस इज यहाँ पे जाइलम, जो कि वाटर एंड मिनरल्स के लिए है। और फाइलम यहाँ पे किस चीज के लिए है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड जो बनता है उस चीज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वक्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं किडनीज, इसमें बनता है। तो अगर हम बात करें जनरली जनरली या फिर नॉर्मली, अगर हम बात करें कौन सा विटामिन है जो यहाँ पे किडनीज में बनता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन नंबर डी। मतलब विटामिन जो नाम है डी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो किडनी यानी कि जो वक्र है उसमें ये बनता है। क्योंकि ये है ना गुर्दे, जो यहाँ पर किडनीज होती हैं, वो विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप
में बदलने के लिए ज़िम्मेदार होती है। और विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो कौन-सा रोग होता है बच्चों में? ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, दैट इज़ रिकेट्स। सबसे अच्छा सोर्स क्या है इसका? तो इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। तो ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ठीक है? तो शरीर में विटामिन डी सूरज की रोशनी से ये हमें मिलता है देखने के लिए, और इसकी अगर कमी हो जाती है बच्चों में तो रिकेट्स, ये एक हड्डियों की एक तरीके से यहाँ पे विकार है, वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 2 फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हरे पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से कौन-सी आवश्यकताएँ होती हैं? यानी कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन द ग्रीन प्लांट? तो ग्रीन प्लांट के लिए बात करें, ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस यहाँ पे होते हैं दैट इज़ उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है वो किसकी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है सनलाइट, इसके अलावा क्लोरोफिल की भी, और इसके अलावा CO2 एंड वाटर, कि हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं और यहाँ पर जो ये है O2 यानी कि ऑक्सीजन, इसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है? CO2 ग्रहण करेंगे, O2 को रिलीज़ करेंगे, और पानी, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है हरे पौधों में स्वपोषी पोषण के लिए, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का एक घटक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। तो अलग अलग हमारे पूरे शरीर के अंदर सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक यहाँ पर आता है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो आप देखोगे आउट ऑफ दीज ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं डायफ्राम का, ठीक है, तो डायफ्राम यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पे पार्ट होता है श्वसन तंत्र का, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और ये काफी महत्वपूर्ण एक यहाँ पे मांसपेशी है जो कि सांस लेने और उसकी जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करती है। तो इसमें आपको डायफ्राम, इसको ध्यान रखना है। आप इसमें इमेज में देखोगे, यहाँ पर है ये डायफ्राम, ठीक है? सांस कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज डायफ्राम। एंड ये बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है किस चीज़ का? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, राइट? इसके अलावा आप देखोगे अपेंडिक्स किस चीज़ का है? ये पाचन तंत्र का है। फिर बात करें यहाँ पे अग्नाशय, अगेन पाचन तंत्र में ही इसका काफ़ी एक मेजर रोल आता है। और ग्रास नली, अगेन ये भी पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और यहाँ पर ये वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो वही पूछे आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिनी, जो कौन सी यहाँ पे रक्त वाहिकाएं हैं जो कि ऑक्सीकृत यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है, यानी कि विच ब्लड वेजल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी? तो हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे, शरीर के अन्य भागों में जो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कौन सी ब्लड वेजल पहुंचाती है? तो इसमें नाम आता है किस चीज़ का? धमनियों का, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने का काम ये करती है आर्टरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो होती है महाधमनी है, जो कि हम इसको ऑर्टा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम महाधमनी यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से एमएस वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन द एमएस वर्ड? तो अगर आपने एमएस वर्ड को कभी यूज किया है या फिर आपने कभी अपनी लाइफ में कंप्यूटर में इस्तेमाल किया है एमएस वर्ड या फिर इसके बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना कुछ यहाँ पे फॉर्मेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप ना किसी भी वर्ड के केसेस को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, सपोज आपने यहाँ पे करंट लिखा है, ठीक है, आपने करंट मेंशन किया, तो सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, टाइटल केस होता है, टॉगल केस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सेंटेंस केस में आपने एज इट इज आपने लिख दिया, लोअर केस में आपके सभी लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल
लेटर में आ जाएंगे, स्मॉल अल्फाबेटिक आ जाएगा। अपर केस में सभी के सभी आपके कैपिटल में आ जाएंगे। टाइटल केस में आप देखोगे कि पहला वर्ड, इसके अलावा जो भी हर एक लाइन में मतलब हर एक लाइन में जो भी वर्ड होगा ना, उसका पहला वर्ड क्या होगा, पहला लेटर वो कैपिटल होता चला जाएगा। और इसमें टॉगल में क्या होगा कि पहला वर्ड होगा स्मॉल, बाकी सब होंगे क्या, यहाँ पे कैपिटल। तो ये कुछ केस पैटर्न होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है, उनको आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे अपर केस का ऑप्शन है, टॉगल केस का ऑप्शन है, लोअर केस का ऑप्शन है, लेकिन पास्कल केस ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। और वही आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। ठीक है, तो समझो सेंटेंस केस में आपने एज इट इज लिखा कि सेंटेंस का कोई पहली वर्ड आपने कैपिटल लिख दिया, एंड देन आपने वो एज इट इज आपने लिखा। लोअर केस में सारे ही लेटर्स जो है वो कैप स्मॉल में आएंगे। अपर केस में सारे ही लेटर्स आपके कैपिटल हो जाएंगे। टाइटल केस में जो भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। और टॉगल केस में पहला जो लेटर है वो होगा स्मॉल, बाकी सब होंगे आपके कैपिटल। मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर होगा स्मॉल, बाकी सब जो लेटर्स होंगे वो होंगे यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो है इसमें चेंजेस जो है वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड फीचर्स उन शब्दों की पहचान करता है जो कि मानक शब्दकोश में उपलब्ध नहीं है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर्स आइडेंटिफाइज वर्ड्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड डिक्शनरी। तो आप देखोगे स्पेल चेक एक ऑप्शन आता है जब भी आपने कोई टाइपिंग करी, सपोज आपने टाइपिंग करी एंड यहाँ पे आपने लिख दिया, सपोज आपने कोई वर्ड ले दिया है अफेयर्स। ठीक है, आपने अफेयर्स लिखा है यहाँ पे, अब स्पेलिंग तो ये है बट आपने गलती से इसको कर दिया क्या, AFFIARS। अब ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड डिग्री में आता ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक एरर देगा और आप स्पेल चेक में जाके उसको देख सकते हो कि ये स्पेलिंग गलत है आपकी एंड ये अफेयर्स नहीं है, ये है अफेयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से वो फीचर्स है एमएस वर्ड में जो कि किसी मानक शब्दकोश में उपलब्ध नहीं है, उस वर्ड को यहाँ पे बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो आप देखोगे जब आपने लिखना शुरू किया तो आप इसमें देखोगे कि जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा, सपोज करो आपने बोल्ड लिखा। ठीक है, अब ये नॉर्मल आपने लिखा, अब इसको आपको बोल्ड करना है तो आप इसको थोड़ा ऐसे, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका लिखा आएगा ये बोल्ड, राइट, ऐसे कुछ बोल्ड आपका हो गया, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। फिर बात करें रेगुलर, तो रेगुलर तो आपने लिखा ही था, ये आपने बोल्ड कर दिया। और इटैलिक में क्या होगा, ये आपके ऐसे थोड़े तिरछे हो जाएंगे। लेकिन सुपरस्क्रिप्ट तो कोई ऐसा आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है ही नहीं, ये तो आपका एक तरीका है, जैसे आपने लिखा a की पावर 2, b की पावर 2, तो ये है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, आपने पावर लगा दी किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये तो एक तरीके से अलग फीचर हो गया। तो वही आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। मतलब ये फ़ॉन्ट इफेक्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फ़ॉन्ट इफेक्ट है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कि अगर आपने ये सभी यहाँ पे लिखा है आपके पूरे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में और आपको इस पूरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल सी करोगे। तो आपको करना होगा कंट्रोल प्लस ए, यानी कि आपका पूरा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल एस से क्या होगा, सिर्फ सेव होगा। कंट्रोल पी से क्या होगा, प्रिंट होगा। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी होगा। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, यहाँ पे कट होगा। कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। कंट्रोल ओ से क्या होगा, आपकी नई फाइल ओपन होगी। तो कुछ यहाँ पे शॉर्टकट है, लेकिन आपसे पूछे कि आपको सभी कंटेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित रंगीन चित्रकला खुर्जा ये किस राज्य से संबंधित है। तो आप देखोगे खुर्जा शहर के बारे में, तो ये आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये खुर्जा में ना काफी एक बहुत ही फेमस तरीके से क्या होता है कि चित्रकला बनाता है बर्तनों पे। तो उसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी के बारे में, और ये जो पूरा स्थान है वो आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में देखने के लिए मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड ने शहरी बुनियादी ढांचे और सतत शहरी विकास को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ को लेके, हालाँकि करंट का क्वेश्चन हो गया बट एक स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड ने शहरी बुनियादी ढांचे और सतत विकास को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो सिग्नेचर किया वो किसके साथ में किया है? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के साथ में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। पर्पस क्या था इसका? बेसिकली यहाँ पे जो सतत शहरी विकास है उसको मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाजत दी थी? तो यहाँ पे नाम आता है किसका? जहांगीर का, जिसने 1613 में सूरत गुजरात में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक चौकी यानी कि एक तरीके से यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश करने की परमिशन दी थी। ईयर है 1613, नाम है जहांगीर का, जगह है सूरत गुजरात में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो अगर हम बात करें हु वाज द लीडर ऑफ द मसौदा, मतलब एक था यहाँ पे ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो उसके लीडर कौन हुआ करते थे? तो इनका नाम आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज नाम होगा सिकंदर हयात सिंह, हयात खान सॉरी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिकंदर हयात खान ये वही व्यक्ति है जिन्होंने की पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता के रूप में यहाँ पे उभर के आए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हालाँकि देखो, इसमें क्या हुआ था, देखो पाकिस्तान प्रस्ताव हुआ, लाहौर प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, तो इसका मसौदा तैयार करने वाले मुख्य व्यक्ति सिकंदर हयात खान थे। हालाँकि इसका अंतिम मसौदा जो था, जिसका फाइनल ड्राफ्ट था, वो ए.के. फज़ल हक ने प्रस्तुत किया था और इसे मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान थे, उन्होंने इसको लिखा था। लेकिन इसका जो मूल विचार था ना कि भई हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, ये मूल विचार किसका था? सिकंदर हयात खान का। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हालाँकि इसको बाद में चेंज किया गया, बट मूल जो यहाँ पे थॉट आया था वो किसका था? वो था सिकंदर हयात खान का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने राजा को मार डाला और एक नए राजवंश की स्थापना करी थी। निम्न में से उनका वंश कौन सा था? तो ये क्वेश्चन भी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ बेसिकली, कि पुष्यमित्र सुंग थे जिन्होंने की अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करी थी और उसके बाद में शुंगा डायनेस्टी की स्थापना यहाँ पे कर ली थी। ठीक है, तो इसलिए उनका वंश का नाम भी क्या था? सुंग डायनेस्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम क्या क्या था? पुष्यमित्र सुंग, और इन्होंने यहाँ पे इनकी हत्या करके अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके सुंगा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे करी थी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे शिमला समझौता, ये इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला पैक्ट जब हुआ था 1972 में, उस समय पे जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, और इन्होंने ही उस टाइम पे हस्ताक्षर किए थे इस पूरे पैक्ट पे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शिमला समझौता पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1972 में यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में मिलकर उन्होंने ये समझौता किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पूरा समझौता 1971 का जो भारत और पाक का युद्ध था, पाक जो युद्ध था उसके बाद में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय द आदि ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश? तो ये है कौन सी? दैट इज टापू। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा जो कुछ नृत्य किए जाते हैं उसमें एक प्रमुख है कौन सा? दैट इज टापू। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि चूने के पानी में निम्न में से कौन-सा क्षार मिलाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं चूने के पानी की, यानी कि लाइम वाटर की, तो इसमें जो यहाँ पे मिलाया जाता है कौन-सा एक क्षार,
कौन सा बेस मिलाते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं किसमें? इस पूरे चूने के पानी में, लाइम वाटर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको स्लेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है। बूझा मतलब इसे आमतौर पर बूझा चूना स्लेट लाइम भी कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। फिर है मुगलों के द्वारा निर्मित निम्न में से किस भवन या फिर नगर में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा आपको कहाँ पर मिलेगा? फतेहपुर सीकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सलीम चिश्ती का मकबरा मुगलों के द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो जामा मस्जिद के प्रांगण में लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा और सफेद संगमरमर से बनी एक अद्भुत इमारत है, जिसे अकबर ने सूफी संत के सम्मान में बनवाया था। तो नाम क्या है? सलीम चिश्ती। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से कौन सा कारक भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? यानी कि विच इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो कौन सा फैक्टर नहीं कंसिडर करना चाहिए? पहला है यहाँ पे विदेशी समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन कम्युनिटीज। सेकेंड ऑप्शन है individual capacity and capability. Third one is geographical representation and fourth one is representation of the backward classes. तो आप इसमें देखोगे कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर मंत्री चयन करते समय जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फॉरेन कम्युनिटीज, इसको यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में जो कार्य होगा भारत के लोगों की सेवा करना होगा। अब विदेशी नागरिक क्यों प्रतिनिधित्व करने लगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संसद में अनुमान समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी का चुनाव ये कौन करता है? तो एस्टिमेट कमेटी का चुनाव ये करते हैं लोकसभा के सदस्य, यानी कि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 यहाँ पे लोकसभा से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में निर्मित है? तो चारबाग शैली में निर्मित जो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर है उसमें नाम आता है किसका? दैट इज ताजमहल का। कहाँ पर है ये? आपको आगरा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ताजमहल को चारबाग शैली में निर्मित किया गया था और यह एक बहुत ही विशिष्ट मुगल वास्तुकला है और इसको हम सभी जानते हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी ये शामिल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसका नाम कहाँ पर है, किसने बनवाया था और ये शैली कौन सी है? दैट इज चारबाग शैली। इसके अलावा बीजापुर का गुंबद की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे एक दक्कन सल्तनत का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुबत उल इस्लाम मस्जिद, तो ये प्रारंभिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। और कुतुब मीनार की बात करें तो बेसिकली इसका निर्माण तो हम सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपातकालीन ऋण, लाइन गारंटी योजना, इसके अलावा स्फूर्ति और रैंप योजना ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इन सभी का संबंध है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MSMEs। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस बात में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने से प्रतिबंधित किया था? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द कोर्ट रेस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट फ्रॉम कर्टेलिंग एनी फंडामेंटल राइट? तो ये यहाँ पर केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में ही जो हुआ था 1967 में, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को कम या फिर समाप्त नहीं कर सकती है। तो इसमें आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी के बारे में, यानी कि गोलकनाथ और बनाम पंजाब राज्य के बारे में, राइट। और इसके अलावा ये तो काफी फेमस केस है केशवानंद भारती वाला, जहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में 12 वर्षों तक रहने वाले विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में 12 वर्षों तक रह रहा है तो वो बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण के द्वारा भी यहाँ पर जो है सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। 10वीं ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी पीडीएफ ई-बुक को परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है जो सॉरी वेबसाइट है दैट इज़ www.ravibooks.pdf.com को विज़िट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रिंटेड बुक को अपने घर पर मँगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को और इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो अगर हम बात करें पश्चिमी घाट पे यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वहां पर इंटेंस रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ रेनफॉल मैकेनिज्म? तो यहाँ पे नाम आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल का यानी कि पर्वतीय वर्षा का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है तो देखिए ये जो परिघटना है ना इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून की नमी से भरी हवाएं आती हैं और इन पहाड़ियों से जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना वहां से टकराती है जिसके बाद में फिर टकरा के ऊपर उठती है, जैसे इधर से आई टकराई ऊपर उठी फिर ऊपर होकर ठंडी होती है और फिर वहां पे कंडेंस होके फिर वो बारिश करवाती है। जिसमें जो घाटी के कुछ हिस्से में तो पूरी बारिश होती है लेकिन दूसरी साइड दूसरी तरफ क्या होता है, बारिश नहीं होती है। तो ऐसा कुछ कारण है इसका कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तो बारिश होती है लेकिन दूसरी तरफ में बारिश नहीं होती है। तो उसमें क्या है आंसर, दैट इज पर्वतीय रेन। समझा देती हूँ वापस से, जैसे ये आपका इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, राइट? तो यहाँ से विंड उठी है, टकराई है, ऊपर उठी, कंडेंस हुई, फिर यहाँ पे बादल बने, बारिश हुई तो यहाँ पे बारिश करवा दी है लेकिन इधर की तरफ बारिश नहीं हुई है। तो वही पूछा आपसे कौन सी रेनफॉल, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? यानी कि द पाक स्ट्रेट इज एन इनलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे अगर हम बात करें पाक जलडमरू मध्य का, पाक स्ट्रेट का, तो ये यहाँ पे पाक किसका, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना, और ये इंडिया यानी कि जो तमिलनाडु है और श्रीलंका इसके बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का रसोई में उपयोग नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ बेकिंग सोडा इन द किचन? तो इसमें आप देखोगे किसके बारे में, दैट इज प्रति अम्ल के घटक के रूप में एज एन इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स, तो इसमें तो इस्तेमाल होता है। एज अ लेवनिंग एजेंट, ये भी होता है। इन द फायर एक्सटिंग्विशर, और फिर है फॉर फूड कलरिंग, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें लेकिन इसमें नहीं होता है। फूड कलरिंग के लिए कभी भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो कभी कभी समाचारों में आता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बैंकिंग कार्य से संबंधित है क्या, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेदभाव करने से रोकता है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड द स्टेट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ द वेल्स, टैंक एंड प्लेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट? तो आपको इसमें ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 15 के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 में क्या कहा हुआ है कि राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ में भेदभाव करने से इसको रोकना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुशिर वाद्य? तो इसमें सितार आप लोगों को ध्यान रखना है कि सितार नहीं एक सुशिर वाद्य, और सुशिर वाद्य होते कौन से हैं? तो ये उन वाद्य यंत्र को कहते हैं जिसमें कि ध्वनि हवा के प्रवाह से उत्पन्न होती है। तो हवा के प्रवाह से जहां पर
ध्वनि उत्पन्न होते उसी को ही हम सुश्रुत वाद्य यंत्र कहते हैं, लेकिन सितार में ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, जबकि बांसुरी है, पुंगी है, शहनाई है, वो सभी क्या है, ये यहाँ पे सुशिर वाद्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो एक तार वाला यहाँ पे वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एल्यूमीनियम में के नीचे स्थित अज्ञात तत्व को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट वाज द अननोन एलिमेंट अंडर एल्यूमिनियम कॉल्ड। तो एलिमी जैसे जब पीरियोडिक टेबल बनी थी तो उस समय पे जो मेंडलीव थे ना, उन्होंने काफी सारे जगह स्पेसेस को छोड़ा था कि भाई अभी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो रियल एलिमेंट्स आएंगे वो आगे डेवलप होंगे, हाँ लेकिन इसके लिए मैं स्पेसेस यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ऐसे स्पेस अगर हम स्पेसेस की बात करें तो उसमें एक नाम आता था यहाँ पे ए का एल्यूमिनियम का। तो ए का एल्यूमिनियम आगे चल के बना था एल्यूमिनियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर हम भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा अमंग द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसमें आप देखोगे कि हर एक स्टेट में क्या पॉपुलेशन है, हर एक यूटी में क्या पॉपुलेशन है, उसके आधार पर यहाँ पे डिसाइड होता है कि भाई किसी जगह पर किसी भी राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट एंड यूटीज विल डिसाइड कि किसी भी राज्यसभा किसी भी सॉरी स्टेट में किसी भी यूटीज में राज्यसभा की सीटें कैसी होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है, यानी कि विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो उसमें आप देखोगे असम राज्य के बारे में। तो असम राज्य यहाँ पे भूटान और बांग्लादेश दोनों के ही साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आप देखोगे यहाँ पे दिस इज असम एंड यहाँ पे ये भूटान से शेयर कर रहा है और नीचे ये यहाँ पे बांग्लादेश से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आंसर, और यहाँ से बांग्लादेश है ना, तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर नंबर सी। फिर है सिंगफो विद्रोह, ये वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम सिंगफो विद्रोह की बात करें तो ये मुख्य रूप से असम और आज के समय में अरुणाचल प्रदेश इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इसके सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें देखोगे ऑप्शन तो अरुणाचल प्रदेश भी सही हो सकता है और इसमें असम भी सही हो सकता है। हालांकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दो ऑप्शंस में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहे, लेकिन जो मोस्ट बुक्स में यहाँ पे माना गया है, जो हर जगह आप देखने के लिए मिलेगा कि सिंगफो विद्रोह हुआ कहाँ पर था, तो आपको आंसर किसके साथ जाना है, तब आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा असम राज्य को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपको देखने की ऑप्शन में दिया क्या हुआ है, तो इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना यहाँ पे पड़ेगा। फिर है, कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रित ग्राफिक्स और टेक्स्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हाई क्वालिटी के जो प्रिंटेड ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, उनके लिए जो यहाँ पे डिवाइस का डिजाइन किया गया है वो कौन सा, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मास्की अशोक शिलालेख कहाँ पर है। तो मास्की अशोक इंस्क्रिप्शन आपको कर्नाटक राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा मास्की ये जो है शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और कर्नाटक में भी जो रायचूर जिला है ना, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और ये शिलालेख है जिसमें अशोक के नाम को अशोक से पुकारने वाला पहला शिलालेख था, जिसमें इनका मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति यानी कि एक तरीके से डेसिडियस वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। तो पर्णपाती वनस्पति में नाम आता है किसका, दैट इज साल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साल भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि मानसूनी वनों में पाई जाने वाली एक प्रमुख वृक्ष की प्रजाति है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है साल के बारे में। इसके अलावा बबूल आप देखोगे तो कांटेदार वनों और झाड़ में पाया जाता है, ये कांटेदार जगह पे। देवदार की बात करें तो शंकुधारी वृक्ष है। इसके अलावा बैम्बू की बात करें तो ये तो बांस पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, दैट इज साल। फिर स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें स्वदेश
सेवक होम की, तो इसका संबंध आपको मिलेगा कनाडा के वैंकूवर में गदर आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। और इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और क्रांतिकारियों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की बात करो 1905 में इसकी शुरुआत होती है। नॉन कोऑपरेशन आप देखोगे 1920s के टाइम पे इसकी शुरुआत होती है। और होम रूल मूवमेंट की बात करोगे तो 1916 में यहाँ पे एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। नॉन कोऑपरेशन में आप महात्मा गांधी को देखोगे। स्वदेशी आंदोलन में भी आप यहाँ पे किसको देखोगे, 1905 में ये हुआ था। हम सभी जानते हैं बंगाल में ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन से चिन्हित होती है? तो यहाँ पे ITCZ, तो जो यहाँ पे ITCZ है ना उसका दक्षिण की ओर विस्थापन, ये यहाँ पे दिखाता है भारत में मानसून की वापसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ITCZ की फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इन म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया? तो यहाँ पे इनका टाइम पीरियड होता है कितने टाइम का, दैट इज ये होते हैं 5 वर्ष के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और 74 अमेंडमेंट होता है 1992 में, जिसके टाइम पे म्युनिसिपैलिटीज जो है वो यहाँ पे इफेक्ट में देखने के लिए मिलती है। तो टाइम पीरियड कितना 5 साल का है। और ये अवधि भारत के संविधान की 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत में यहाँ पे तय की गई थी। भाग कौन सा था, 9A। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लोक न्यायालय का कौन सा लाभ नहीं है, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ दी लोक अदालत? तो इसमें आप देखोगे राइट टू अपील आप इसमें नहीं कर सकते हो, तो ये इसका एक एडवांटेज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोक अदालत तो निर्णय मतलब ये निर्णय लेने के लिए होता है ना, मतलब बेसिकली लोक अदालत के लिए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। और आमतौर पर इनके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती है। तो जबकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, तेज निपटारा होगा, स्पीडी रेजोल्यूशन होगा, बाइंडिंग डिसीजन होगा, कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। तो इसमें राइट टू अपील आप नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है, निम्न में से किसने ब्रिटिश नील उत्पादकों के विरुद्ध में प्रसिद्ध 12/7 विद्रोह नामक सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 12/7 की बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो बेसिकली विद्रोह हुआ था 1831 में। और ये जो है ब्रिटिश जो है नील उत्पादकों और स्थानीय जमींदारों के विरोध में हुआ था, काफी फेमस था। और इसका जो नेतृत्व था वो क्या था, टीटू मीर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और जिन्हें सैयद मीर निसार अली के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाती है? तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाने वाली जो यहाँ पे एक नृत्य शैली है उसको हम रास लीला के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो रास लीला एक पारंपरिक जो है नृत्य नाटक है जो विशेष रूप से राधा और कृष्ण जी के जीवन पर उनकी प्रेम कहानियों को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये विशेषकर जो उत्तर भारत है ना, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मथुरा वृंदावन के आसपास, यहाँ पर काफी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कालबेलिया बेसिकली आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। गिद्दा आपको ये पंजाब में देखने के लिए मिलेगा। और जो मटकी है ना, ये मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें फैक्ट जो है वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व संभालने से पहले आजाद हिंद फौज के नेता कौन हुआ करते थे? तो ये थे मोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व संभालने से पहले आजाद हिंद फौज की जो यहाँ पे कमान संभाली हुई थी वो किसने संभाली थी, मोहन दास ने, सॉरी मोहन सिंह ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1849 यानी कि 1829 में प्रकाशित माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा रचित कविता संग्रह का शीर्षक क्या है जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी कहता है? तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है यहाँ पे द कैप्टिव लेडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, द कैप्टिव लेडी। लेखक कौन है, माइकल मधुसूदन दत्त, इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा। 1849 में प्रकाशित होती है। और ये बेसिकली यहाँ पर बात बताते हैं किस चीज को लेके,
ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी को यहाँ पे बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान में वर्षा के अस्थायी रूप से रुकने की सबसे अच्छी व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन द टेम्पररी सेसेशन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून ओवर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको देखना है किस चीज के बारे में, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, दैट इज बी, मानसून में विराम, यानी कि ब्रेक इन मानसून। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान में वर्षा के अस्थायी रूप से रुकने की सबसे अच्छी व्याख्या है मानसून में विराम, ब्रेक इन मानसून। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आधारित होने का आदेश दिया था। तो ये कौन सा एक्ट था, तो ये था चार्टर अधिनियम, कौन से ईयर का, 1853 का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नया विभाग खोला था। तो मोहम्मद तुगलक की बात करें, कृषि के विकास के लिए उन्होंने खोला था दीवान ए कोही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दीवान ए कोही की स्थापना करी थी किसने, मोहम्मद तुगलक ने। एक नया विभाग था जिसका उद्देश्य कृषि तकनीकों में सुधार करना, किसानों को ऋण यानी कि सोंधर देना, इसके अलावा बंजर भूमि को खेती के अंतर्गत लाना, ये इसका पूरा जो है उद्देश्य था। हालांकि विफल रही थी चीजें, बट दीवाने को ही आपको इसमें ध्यान रखना है। मोहम्मद तुगलक का नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड इन अ रेन शेडो रीजन इन इंडिया। तो इसमें आप देखोगे जो पुणे है ना, वो एक रेन शेडो रीजन में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो पुणे है भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय में है। इसके अलावा आप देखोगे कोचीन कहाँ पर है, केरल में है, और गोवा तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपना फीडबैक भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट के कुछ क्वेश्चन की जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, उनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि शिमला समझौता, इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। अब आप मुझे ये भी बताओगे पाकिस्तान की तरफ से कौन थे और ये शिमला समझौता ये हुआ कब था। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य शैली है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो भी आपने बताना है। एंड इसके अलावा बात करें पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में किसी भी बुक को अपने घर पर मंगवाने के लिए आप विजिट कर सकते हो www.raviaditipublication.com पर। पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। इन साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, रवि स्टडी ऐप, जहां पर आप देखोगे जीके जीएस का पूरा बैच मिलेगा, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जीएस नोट्स मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी, 25,000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ्री पीडीएफ टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सभी फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम के, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। आपको टाइप करना है करंट अफेयर्स पे रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।